हमारा मकसद बस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। हमारा मकसद किसी भी तरह के क्राइम और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। कहानी में दिखाए गए किसी भी वीडियो और फोटोज के स्वामित्व का दावा हम नहीं कर रहे हैं। 6 जनवरी 2016 जेसिका 3:32 पर ग्रैंड इंडोनेशियन शॉपिंग मॉल के ओलिवर कैफ़े में आती है और टेबल नंबर 54 को बुक करने के बाद उसी मॉल में शॉपिंग करने चली जाती है। फिर 4:14 पर वापस आके एक आइस कॉफ़ी ऑर्डर करती है और अपनी फ्रेंड मियना का इंतज़ार करने लगती है। 5:16 पर मियना भी कैफ़े में आती है और जेसिका को ज्वाइन करती है। उसके साथ उसकी एक और फ्रेंड थी जिसका नाम हनी था। अब तीनों आपस में बात करने लगते हैं। जेसिका और मियना महीनों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। सालों पुरानी यादें रिवाइंड हो रही थीं। तभी मियना पहले से ऑर्डर किए हुए कॉफ़ी का सिप लेती है और जेसिका से कहती है कि ये उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये यूजुअली होता है। इसके कुछ मिनट बाद ही उसे चक्कर आने लगता है और थोड़ी ही देर में वो अपने चेयर से नीचे गिर जाती है। पूरे कैफ़े में सन्नाटा छा जाता है। फिर कैफ़े के एम्प्लॉई आगे आते हैं और मीना को उठा के पास के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के लाख कोशिश के बाद भी मियना बच नहीं पाती है, उसकी मौत हो जाती है। कैफ़े ओनर, वहाँ के एम्प्लॉई और वहाँ मौजूद लोगों के मन में अब तमाम तरह के सवाल आ रहे थे कि आखिर उसे क्या हो गया। क्या वो पहले से बीमार थी या कॉफ़ी में कुछ ऐसा था जिसके कारण उसकी मौत हुई? कहीं कॉफ़ी में किसी ने पॉइजन तो नहीं मिला दिया था? ये सारे सवाल लोगों के मन में आने लगते हैं। आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर कौन थी मियना और उसे क्या हो गया। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ TMS क्राइम। आज हम इंडोनेशिया के एक ऐसे केस के बारे में जानेंगे जिसने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया था। 2016 में हुआ ये केस आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर रियल क्रिमिनल कौन था? 13 मार्च 1988 इंडोनेशिया के जकार्ता में वयन मियना साली नाम की लड़की का जन्म हुआ। पिता बिजनेसमैन थे और माँ होम मेकर। मियना जब बड़ी हुई तो उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाने का सोचा। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया आ गई। यहाँ मियना ने सिडनी के बिली ब्लू कॉलेज ऑफ डिज़ाइनिंग में एडमिशन लिया। यहाँ जेसिका कुमाला वोंग्स नाम की लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों कुछ ही समय में बेस्ट फ्रेंड बन गए। कॉलेज से लेकर साथ रहना घूमना दोनों के लिए आम बात थी। दरअसल जेसिका भी इंडोनेशिया की रहने वाली थी, इसीलिए दोनों की आपस में खूब पटने लगी। जेसिका भी मियना की तरह ही काफ़ी अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसका जन्म भी 1988 में ही हुआ था। जेसिका और मियना 4 साल तक इस कॉलेज में पढ़े। इस दौरान दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान चुके थे। एक दूसरे की हर छोटी से छोटी बात उन्हें पता थी। लेकिन पढ़ाई ख़त्म होते ही मियना ने तय किया कि वो जकार्ता वापस लौट जाएगी और वहीं कोई नौकरी करेगी, जबकि जेसिका के पिता सिडनी में ही शिफ्ट हो गए थे, इसलिए वो परिवार के साथ सिडनी में ही रहने लगी। मियना का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम आरिफ सुमारको था। आरिफ भी इंडोनेशिया का रहने वाला था और वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पढ़ाई कर रहा था। उसकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। वो जब इंडोनेशिया वापस लौटा तो मियना और उसने शादी करने का प्लान बनाया। मियना ने ये बात जेसिका को बताई कि वो जल्दी ही आरिफ से शादी करने वाली है। ये सुनकर जेसिका काफ़ी खुश हुई। जल्द ही मियना और आरिफ की इंगेजमेंट हो गई। शादी कुछ महीने बाद रखी गई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। समय आया जून 2015 का। मियना अपनी छुट्टी मनाने सिडनी गई। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि काफ़ी समय बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेसिका से मिलने वाली थी। उसने जेसिका को फ़ोन करके बताया कि वो सिडनी में है। ये सुनते ही जेसिका भी काफ़ी खुश हो गई। दोनों ने एक रात मिलने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मियना ने जेसिका से पूछा कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। जेसिका ने तब मियना को बताया कि वो पैट्रिक को डेट कर रही है। पैट्रिक का नाम सुनते ही मियना चौंक गई।
दरअसल पैट्रिक उनके कॉलेज में पढ़ता था और वो एक ड्रग एडिक्ट था। मियाना ने जेसिका से कहा कि वो पैट्रिक से दूर रहे क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है। मियाना पैट्रिक को लेकर और भी कई बातें जेसिका को बताती है। जेसिका ने उस समय उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो वहाँ से उठकर चली गई, वो भी मियाना को बिना गुड बाय बोले। मियाना समझ गई कि जेसिका को उसकी बातें पसंद नहीं आई, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जो कुछ भी उसने कहा वो जेसिका के भले के लिए कहा। इसके बाद मियाना वापस इंडोनेशिया लौट गई। 5 महीने बाद यानी नवंबर 2015 को मियाना ने आरिफ से शादी कर ली। मियाना ने अपनी शादी में जेसिका को इनवाइट भी नहीं किया। आरिफ ने जब इसका कारण पूछा तो वो बोली कि जेसिका अब पहले जैसी नहीं रही है। मैंने उसका भला चाहा लेकिन वो मेरी बातों को गलत ले गई। जहाँ एक तरफ शादी के बाद मियाना की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, वहीं जेसिका की ज़िंदगी उसके उलट थी। दरअसल मियाना की बातों का उस पर इतना असर हुआ था कि वो पैट्रिक से लड़ने झगड़ने लगी थी। उसे शराब की भी लत लग गई थी। पैट्रिक और जेसिका में इतनी लड़ाइयाँ होने लगी कि एक दिन पैट्रिक उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चला गया। जेसिका इस कारण काफ़ी तनाव में रहने लगी, जिसके कारण उसका शराब पीना और ज़्यादा बढ़ गया। इस कारण कंपनी ने जेसिका को नौकरी से भी निकाल दिया। जेसिका के पास न तो अब नौकरी थी और न ही बॉयफ्रेंड। वो कुछ समय अपने घर में ही रही, फिर उसने तय किया कि वो इंडोनेशिया जाएगी। प्लान के मुताबिक वो इंडोनेशिया पहुंची। यहाँ आते ही उसने मियाना को मिलने के लिए मैसेज भेजा, लेकिन मियाना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बार बार मैसेज भेजने के बाद मियाना उससे मिलने के लिए राजी हो गई। फिर आया 12 दिसंबर 2015। मियाना पति आरिफ के साथ जेसिका से मिलने एक रेस्टोरेंट पहुंची। जेसिका ने बताया कि उसे आज ही मियाना के शादी के बारे में पता लगा। दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। उसने पैट्रिक के साथ ब्रेकअप की बात भी मियाना को बताई। ये सुनते ही मियाना को जेसिका के लिए काफ़ी बुरा लगा। अब दोबारा दोनों के बीच चीज़ें नॉर्मल होने लगी। एक दिन अचानक 6 जनवरी 2016 को जेसिका ने मियाना को मिलने के लिए ग्रैंड इंडोनेशियन शॉपिंग मॉल के एक रेस्टोरेंट में बुलाया। मियाना भी उससे मिलने के लिए राजी हो गई और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जेसिका तय समय से पहले ही रेस्टोरेंट में आ पहुंची। उसने पहले से ही उन लोगों के लिए आइस कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद मियाना अपनी फ्रेंड हनी के साथ वहां आ गई। उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कॉफ़ी रखी है। जेसिका ने उन्हें खुद वो कॉफ़ी दी, लेकिन जैसे ही मियाना ने कॉफ़ी पी उसे चक्कर आने लगे और वो गिर गई। तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये काफ़ी हैरानी की बात थी कि आखिर कॉफ़ी पीते ही मियाना को क्या हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि कॉफ़ी में साइनाइड मिला था, जिस कारण मियाना की मौत हुई। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने रेस्टोरेंट के शेफ से इस बारे में बात की। पता चला कि उसने तो एक साथ आइस कॉफ़ी काफ़ी मात्रा में बनाई थी और लोगों ने भी आइस कॉफ़ी को पिया। उन्हें तो उससे कुछ नहीं हुआ। फिर पुलिस ने रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उन्हें जेसिका की हरकतों पर शक हुआ। इसके बाद उन्होंने जेसिका से पूछताछ करना शुरू कर दिया। जेसिका ये कहती रही कि उसने ये कत्ल नहीं किया, लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर उसे अक्यूज्ड बनाया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। अब आपको भी लग रहा होगा कि ये तो ओपन एंड शट केस है, जेसिका ने ही ऐसा किया होगा। लेकिन रुकिए, ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही शुरू हुई। सबकी नज़रों में जेसिका ही कातिल थी। यहाँ तक कि इंडोनेशिया के सभी लोग जेसिका को सज़ा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबका मानना था कि कैमरे में जो आया है उसके बाद किसी और के कातिल होने का कोई सवाल ही नहीं। कोई भी लॉयर जेसिका का केस लड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन एक लॉयर सामने आए और वो जेसिका को डिफेंड करने के लिए तैयार हुए। यहाँ तक कि उस लॉयर को भी सब हेट देने लगे कि क्यों वो एक कातिल का केस लड़ रहा है। लेकिन लॉयर ने इस बात की परवाह किए बगैर केस लड़ने के लिए डिसाइड कर लिया। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ी। इस केस का जो की पॉइंट था वो यही था कि मीना की मौत साइनाइड की वजह से हुई है।
अब तमाम विटनेसेस से सवाल जवाब शुरू हुए तो जेसिका के लॉयर ने नोटिस किया कि जो भी टेस्टिमनीज और एविडेंस हैं वो एक्यूरेट नहीं है। एक्सपर्ट डॉक्टर जिन्होंने मियाना के बॉडी को एग्जामिन किया था उन्होंने बताया कि मियाना के स्टमक में किसी कोरोसिव सब्सटेंस के वजह से गैस्ट्रिक इंजरी हो गई थी। इस पर जेसिका के लॉयर ने पूछा कि क्या आपने ऑटोप्सी की थी, तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, हमने ऑटोप्सी नहीं की थी। जिसके बाद लॉयर ने दोबारा पूछा कि आपने ऑटोप्सी क्यों नहीं की, तो डॉक्टर ने बताया क्योंकि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। ये सुन के सारे जजेस और जूरी शांत हो गए। तभी उस लॉयर ने एक लेटर जज को दिया। उस लेटर में पुलिस ने डॉक्टर को ऑटोप्सी करने की परमिशन दी थी। फिर पता चला कि ऑटोप्सी के लिए पेरेंट्स के परमिशन की भी रिक्वायरमेंट होती है और मियाना के पेरेंट्स ने फुल ऑटोप्सी के लिए मना कर दिया था। बस उन्होंने सैंपल कलेक्ट करने को बोला था, जिसके बाद स्टमक से थोड़े सैंपल कलेक्ट किए गए थे। ये जानने के बाद जेसिका के लॉयर ने डॉक्टर से पूछा कि क्या अगर ब्रेन का एग्जामिनेशन होता तो ये पता चल पाता कि उसकी डेथ स्ट्रोक से हुई है या नहीं। तो डॉक्टर ने बताया कि हाँ, ब्रेन एग्जामिनेशन से ये पता किया जा सकता है। तो लॉयर ने कहा कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी मौत स्ट्रोक या किसी नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुई हो। जिसके बाद डॉक्टर के पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं था। इसके बाद लॉयर ने कहा कि फुल बॉडी एग्जामिनेशन के बिना हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि मौत कैसे हुई है। इसके बाद एक और बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ये पता चला कि मियाना की जब मौत हुई उसके 70 मिनट बाद उसके बॉडी का चेकअप हुआ तो उसमें साइनाइड नहीं मिला, लेकिन दोबारा जब टेस्ट हुआ तो सैंपल से 0.2 mg साइनाइड मिला। बट यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर इनिशियल टेस्ट के दौरान साइनाइड क्यों नहीं मिला और बाद में कैसे मिल गया? क्या किसी ने जानबूझ के ये मिला दिया या इनिशियल टेस्ट गलत था? अब दोनों में से जो भी हो, लेकिन ये एग्जामिनेशन सवालों के घेरे में आ गया। साथ ही साथ एक ह्यूमन के डेथ के लिए 50 to 176 mg साइनाइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर बस 0.2 mg से उसकी डेथ कैसे हो गई? साथ ही साथ ये भी सवाल था कि जेसिका और मियाना के साथ मौजूद हनी से पूछताछ क्यों नहीं हुई? साइनाइड कहाँ से आया, किसने मिलाया, इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला। बस एक सीसीटीवी फुटेज था जिसमें ऐसा देखा गया था कि मियाना कॉफ़ी को अपने बैग से छिपा रही है, या यूँ कहें कि बैग को कॉफ़ी के आगे ला के रख दी। तो लोग ऐसा कहने लगे कि उसने साइनाइड मिलाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला क्योंकि ना उसने बैग से कुछ निकाला ना कॉफ़ी में कुछ डाला। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि उसी ने साइनाइड मिलाया? अब आपको लग रहा होगा कि इतना तो काफ़ी है जेसिका को नॉट गिल्टी प्रूव करने के लिए। तो आंसर है नो, क्योंकि इंडोनेशिया का जुडिशियरी सिस्टम इंडिया से काफ़ी अलग होता है। वहाँ जजेस के पास ज़्यादा पावर होती है, वो शक के बेसिस पे भी पनिशमेंट दे देते हैं। इतना सब होने के बाद पब्लिक का ओपिनियन चेंज होने लगा। कुछ लोग अब जेसिका के सपोर्ट में आ गए, जिसके बाद साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली गई और पता चला कि जेसिका नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ यानी सेल्फ सेंटर्ड थी, जिसकी वजह से वो कभी कभी काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर 14 केसेस थे, जिसमें से एक्सीडेंट, सुसाइड, अल्कोहल कंजम्पशन, अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई और अपने बॉस को जान से मारने की धमकी शामिल थी। जिसके बाद जज को लगने लगा कि जेसिका जितनी इनोसेंट दिख रही है उतनी है नहीं। ये मामला पूरे 60 दिनों तक कोर्ट में चला और इसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ और पूरे केस के दौरान जेसिका कभी नर्वस नहीं दिखी। वो कई बार हंसते मुस्कुराते दिखी और काफ़ी चिल थी, जिससे लोगों को लगने लगा कि इसे अपने किए पर पछतावा नहीं है। फिर वर्डिक्ट आया और कोर्ट ने उसके मेंटल हेल्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुए केसेस और मीना द्वारा दिए गए सजेशन के बेसिस पे ये माना कि ये मर्डर जेसिका ने ही किया है और इसके बाद उसे 20 सालों की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने ये कहा कि जेसिका को मीना का सजेशन पसंद नहीं आया, जिसके वजह से उसने उसका कत्ल कर दिया। हालांकि इसका कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी सवाल उठाए थे कि आखिर जेसिका पहले कॉफ़ी शॉप में क्यों आई और उसने बैग को कॉफ़ी के सामने क्यों रखा।
इन सारे सवालों और शक के बिना पर उसे सज़ा दे दी गई और पिछले ही मंथ जेसिका अपने सज़ा का 8 साल कंप्लीट करने के बाद जेल से बाहर आई है और उसने बाहर आके कई सारे इंटरव्यू दिए और बताया कि वो इनोसेंट है, उसके साथ बायसिंग हुई है। साथ ही पिछले साल नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी जिसने इन सारे पॉइंट्स को कवर किया था, जिसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में थी। मीना के घर वाले ये कह रहे थे कि नेटफ्लिक्स जानबूझ के ये सारे क्वेश्चंस को रेज कर रहा है ताकि जेसिका को नॉट गिल्टी प्रूफ किया जा सके। आपको क्या लगता है, क्या जेसिका ही कातिल थी या मीना की मौत के पीछे कुछ और ही रीज़न है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।